वेलकम। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, जिसे हम इनकलाब फ़्रांस भी बोलते हैं। तो यह 1789 में शुरू हुई थी और 1799 में ख़त्म हुई थी। तो बुनियादी तौर पर यह मेरी एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। लेकिन आज इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ इसके काजेज़ बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने से वो लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की। इस वजह से सिर्फ इस वीडियो में आपको इसके काजेज़ बताऊंगा कि क्या वजूहत थी, किस वजह से फ़्रेंच रेवोल्यूशन हुई। और बाकी पार्ट में यह जो बकिया हिस्सा है कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन थी क्या बेसिकली, उस चीज़ को मैं वजात करूँगा। तो आइए देखते हैं कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हम इनकलाब फ़्रांस बोलते हैं, उसके क्या काजेज़ थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या वजूहत थी, किस वजह से इनकलाब फ़्रांस आया। आज भी हम इनकलाब फ़्रांस के एग्जांपल्स देते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, या जहाँ कहीं भी रेवोल्यूशन की बात होती है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात बीच में ज़रूर आती है। तो देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या थे। यहाँ पर एक बात मैं और वाज़ह कर दूँ कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं तो जब तक आपको रेवोल्यूशन का पता नहीं होगा तो आपको इसके काजेज़ भी मे बी सही तरीके से ना आप समझ सकें। तो आपको इसका पहले से बैकग्राउंड लेना चाहिए कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन थी क्या बेसिकली। तो चूँकि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो आप अगर दोनों देखेंगे तो वाज़ह हो जाएगा कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी। तो इसको शुरू करने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि फ़्रांस के अंदर उस वक्त मोनार्की थी, किंग लियोस 16। ठीक है, ये उस वक्त बादशाह था। और इस बादशाह के बारे में आता है कि ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्च था। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उस वक्त फ़्रांस की, वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब थी। फ़्रांस के अंदर सोशल स्ट्रक्चर वो ज़्यादा ठीक नहीं था, ये मैं यहाँ पर भी बताऊँगा। सोशल इनइक्वलिटी थी, तो जिसकी वजह से जो तीसरा तबका था, मतलब जो गरीब तबका था, वर्कर्स थे, पेजनर थे, जिन्हें थर्ड स्टेट भी कहते थे, वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ पैदा हुए फ़्रांस के अंदर, जिसकी वजह से उन पर जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या हुआ कि जो फ़्रांस के अंदर वर्कर्स थे, आम आदमी जो था, वो उठ खड़ा हुआ और उन्होंने जो मोनार्की थी, बादशाह थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला। और फिर बिलाखिर उस मोनार्की को, तो वो जो बादशाह थी फ़्रांस के अंदर, उसका ख़ात्मा कर दिया। तो ये बेसिकली असल रेवोल्यूशन थी फ़्रांस के अंदर कि जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई, जो फ्यूडलिज़म था वो ख़त्म हो गया, और जो निचला तबका था, वर्कर्स थे, पेज़ेंट जो किसान थे, वो ऊपर आए। ठीक है, वो फिर आगे जो हुकूमत थी फ़्रांस की, उसको लेके बढ़े। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल खाका था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो यहाँ पर अब हम डिटेल से बात करते हैं कि असल में काजेज़ क्या थे। तो इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस वक्त जो बादशाह था, जैसे मैंने आपको बताया, वो किंग लियोस 16 था। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था 1789 में, और 1799 में यह ख़त्म हुई थी, क्योंकि उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आया। तो 1789 से पहले फ़्रांस के अंदर हालात इस तरह से पैदा हो रहे थे कि जो माली हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। अब वो जो माली हालात थे फ़्रांस के अंदर, जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी, वो क्यों ख़राब हो रही थी, उसकी एक बड़ी वजह थी 7 ईयर्स वार। अब ये 7 ईयर्स वार क्या थी? ये फ़्रांस के दरमियान और बरतानिया के दरमियान 1756 से लेके 1763 तक ये एक वार हुई थी, जिसमें बाद में जो बरतानिया था, ग्रेट ब्रिटेन, उसने इस जंग को विन किया था। अब इस जंग में फ़्रांस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फ़्रांस की साइड पे स्वीडन भी था, और फ़्रांस ने इस जंग में 11 मिलियन रिक्सलर ये स्वीडन को दिए थे। रिक्सलर बेसिकली उस टाइम में स्वीडन की करेंसी थी। तो फ्रांस ने 11 मिलियन रिक्सलर स्वीडन को भी दिए। इसके अलावा इसी जंग के 7 ईयर वार के दरमियान जो कॉलोनियल ट्रेड थी, जारी बात है जब भी जंग होती है तो ट्रेड सबसे पहले मुतासिर होती है, तो ये 8% तक ये भी गिर गई। इसके अलावा जो फ्रांस की शिप्स थी वो हज़ारों की तादाद में उन्होंने गिनवा दी, क्योंकि उस टाइम में ये कहा जाता था कि जो कंट्री समुंदर को कंट्रोल करता है वो बेसिकली पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो थे नहीं। सारी जो ट्रेड थी, जो भी वार होती थी, वो इन्हीं शिप्स के ज़रिए होती थी। तो फ्रांस ने इनको भी ज़ाया किया। तो ये जो 7 ईयर वार थी, एक तो ओवरऑल फ्रांस को शिकस्त हुई, ग्रेट ब्रिटेन जीत गया। नंबर 2, फ्रांस की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हुई, फ्रांस की जो अपनी शिप्स थी वो ज़ाया हुई। तो जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे फ्रांस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के आने की एक बड़ी वजह अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार थी, जो 1775 से 83 तक ये लड़ी गई थी। अब ये क्या थी? ये बुनियादी तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी उनके दरमियान थी। इस वक्त अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो
पहले भी तकरीबन रियासतें थीं, लेकिन जो बेसिक थी, अगर आप आज भी अमेरिका के अंदर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो 13-16 के करीब हैं, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो 13 स्टेट्स थी उस वक्त अमेरिका की, उनमें और ब्रिटेन में वार हुई थी, जिसे अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार भी बोला जाता है, यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार भी इसे बोलते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो ये जो जंग हुई थी इसमें फ़्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, ठीक है, अमेरिका वाली साइड में। और ज़ाहिर बात है ये भी, इसमें भी कॉस्ट लगी, और वो 1.006 मिलियन लिवर्स थे, ठीक है। ये उस वक्त फ़्रांस की करेंसी थी और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी उस टाइम में। तो इस जंग में अमेरिका तो जीत गया, लेकिन फ़्रांस को कुछ खासा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा उसके जो पैसे थे, इन्वेस्टमेंट थी, वो उसमें लगी। तो ये दो जो चीज़ें थी, 7 ईयर वार और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार, जिसमें फ़्रांस यहाँ पर तो शिकस्त हुई, यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें जो फ़्रेंच के माली हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और ज़ाहिर बात है जब नुकसान होता है किसी हुकूमत को, तब तो हुकूमत थी नहीं, बादशाह थी। तो बादशाह ने जो निज़ाम था उसको ठीक रखने के लिए जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट पर, पहले भी थर्ड स्टेट पे करती थी, अब बहुत ज़्यादा उसमें बर्डन आ गया था। अब ये नीचे सोशल इनइक्वालिटी में इस चीज़ को ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। तो बेसिकली वो उस तबके पर जब ज़्यादा प्रेशर आया तो वो फिर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ही उठ खड़े हुए। इसके अलावा बिफ़ोर रेवोल्यूशन, ये जो ऊपर अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, इसमें सॉरी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उससे पहले 1789 में शुरू हुई थी, उससे पहले भी फ्रांस 8 to 12 बिलियन लिवरेज डेब्ट, इतना उस पर कर्जा भी था, ये भी उसने देना था। तो बेसिकली ये फ्रांस ने या बादशाह ने तो नहीं देना था, बल्कि उसकी जो गरीब रियाया थी उसने देना था। तो ये बुनियादी वजह बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। इसके अलावा ये बेसिक पॉइंट आ गया कि टैक्स बर्डन ऑन थर्ड स्टेट। अब ये सारा जो नुकसान हुआ था, चलें इससे पहले एक चीज़ और देख लें कि फ़्रांस के अंदर जो सोशल सिस्टम था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है। ये मैं आपको आगे से बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रांस के अंदर जो सोशल सिस्टम था 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जो फर्स्ट स्टेट थी उसे क्लर्जी बोलते थे, ठीक है, जो तकरीबन 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती। उस वक्त फ़्रेंच की पॉपुलेशन तकरीबन 24 मिलियन थी जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1789 में। तो उस वक्त जो क्लर्जी थी, मतलब जो चर्च से मुतलिक लोग थे, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जो पावर में थे, वो तकरीबन 1 लाख थे। इसके अलावा फ्रेंच नोबेलिटी, ठीक है, जिसे फ्यूडल लॉर्ड्स भी बोलते। लॉर्ड्स तो बेसिकली ज़्यादा ब्रिटेन में बोलते थे, तो यहाँ पर जो नोबल्स थे, ज़मींदार, बड़े जागीरदार थे, ठीक है, इन्हें सेकंड स्टेट बोलते थे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट, ये तकरीबन 4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते। और इन दोनों के अलावा जो बच जाते वो थे थर्ड स्टेट, ठीक है, जिसमें मर्चेंट भी है, लायर भी है, लेबर, पिजनर। बेसिकली तो यही लेबर और पिजनर थे उसमें ज़्यादा, ठीक है। ये जो उसमें पढ़े लिखे जो थे, जिन्हें हम बुर्जुआज भी कहते हैं, मिडिल क्लास भी कहते हैं, ये उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये मतलब बेसिकली ये 3 क्लासेस बन जाती हैं कि एक पूरा मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, एक सही जो अपर क्लास किस्म के लोग होते हैं, नोबल्स, ज़मींदार, जागीरदार, और फिर ये थोड़े मिडिल क्लास आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों मिला के थर्ड स्टेट बनाते हैं, और तकरीबन 98% पॉपुलेशन फ्रेंच की उस टाइम में इसकी थी। तो अब ये जो टैक्स बर्डन था, ठीक है, इन दोनों में जो माली नुकसान हुआ था, अब ये किसने पे करना था? ये थर्ड स्टेट ने पे करना था। अब जो क्लर्जी थी वो 10% लैंड कंट्रोल करती, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पीछे बताया 1 लाख लोगों को वो रिप्रेजेंट करती। इसके अलावा इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। इसके अलावा ये कलेक्ट टिथ आप जानते हैं कि ये ज़रात पर 10% टैक्स होता है। आम हालात में तो आजकल तो जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत वसूल करती है, या इसका एक अपना सिस्टम है, ज़िया उल हक के दौर में शुरू हुआ था। तो क्रिश्चियनिटी में भी ये सिस्टम है, जो चर्च है वो 10% ज़रात में से टैक्स वसूल कर सकती है। तो अब 10% लैंड कंट्रोल करती है पूरे फ्रांस की। इसके अलावा कोई टैक्स भी पे नहीं करती, और ऊपर से जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें से 10% टैक्स भी वसूल करती है। तो ये उसकी प्रिविलेजेस हैं। अब जो सेकंड स्टेट है नोबल्स, ये 25% लैंड कंट्रोल करते हैं, ये भी कोई टैक्स पे नहीं करते, और ऊपर से जो पिजनट है, किसान है, उनसे ये मनी वसूल करते हैं। तो यहाँ से आप सोशल सिस्टम ऑफ फ्रेंच का अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि क्लर्जी एक तो 10% लैंड कंट्रोल करती है, पॉपुलेशन भी थोड़ी सी है, कोई टैक्स पे नहीं करती, ऊपर से गरीब आवाम से वसूल करती है। नोबल्स भी 25% लैंड कंट्रोल करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते, और किसानों से वसूल करते हैं। तो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो आती है वो फिर थर्ड स्टेट पर आ जाती है। अब जो ये थर्ड स्टेट थे, ये एक तो मोनार्क मतलब बादशाह को टैक्स देते, नंबर 2 क्लर्जी को भी देते, और नंबर 3 ये जो नोबल्स थे इनको भी टैक्स देते।
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो थर्ड स्टेट थी, ये जो वर्किंग क्लास गरीब लोग थे, इनकी किस तरह एक्सप्लोइटेशन होती थी। जिस तरह कार्ल मार्क्स भी अपनी थ्योरी एक्सप्लोइटेशन की देता है, बल्कि वो तो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की उसने मुकम्मल एक थ्योरी दी हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर वही चीज़ है कि जिसमें नोबल्स, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट क्लास कह सकते हैं, सरमादारी निज़ाम कह सकते हैं, वो गरीब वर्कर्स का, बिजनेस का इस्तेसाल करते हैं। ठीक है, सारा काम ये गरीब तबका करता है और बाकी जो नोबल्स हैं वो उस पर ऐशो इशरत करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का ये काज बनी कि ये जो थर्ड स्टेट थी, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, ये मोनार्की के ख़िलाफ़, फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। इन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी और फिर ये बाइस बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। अब रेवोल्यूशन क्या थी ये तो मैं अलहदा आपको बताऊंगा। इसके अलावा सोशल इनक्वलिटी, ये मैं अब बात हो चुकी है कि 1780s में जो पॉपुलेशन थी फ्रेंच की वो 24 मिलियन थी और ये जो पॉपुलेशन थी ये 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट जो बाकी बच जाते, ठीक है, जिन्हें कॉमनर्स भी बोलते थे, और उसमें मर्चेंट, लायर, लेबर, पिजनेट, ये सारे इसमें आ जाते। अब ये जो थर्ड स्टेट थी, अब इसकी मतलब ये पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहती थी। ठीक है, जो इक्वलिटी थी, लिबर्टी थी, ये सारी जो चीज़ें थी ये अपने अंदर हासिल करना चाहते थे। अब ये क्यों हासिल करना चाहते थे, इसकी भी एक रीज़न है जो इससे अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट यहीं पर रख के मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा ये जो सिस्टम था, ये 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ सोशल सिस्टम को फ्रेंच के, इसको एंशिएंट रिजिम बोला जाता है। ठीक है, और द स्टेट जनरल, मतलब ये तीनों क्लासेस को मिला के स्टेट जनरल और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को एंशिएंट रिजिम बोला जाता है। इसके बाद इसमें आता है राइज ऑफ बुर्जुआजी। बुर्जुआजी क्या थे, ये जिस तरह मैंने आपको ये इस जगह पर बताया था कि मर्चेंट, लायर, ठीक है, मतलब लेबर और पिजनर ये तो बिल्कुल लोअर क्लास होगी, और ये जो मर्चेंट और लायर इस तरह की जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग थे, ये मिडिल क्लास थे। ये ना तो लोअर क्लास से थे ना अपर क्लास से थे, बल्कि इन दोनों में जो मिक्सअप था, ठीक है, ये वो लोग थे, तो इन्हें बुर्जुआजी भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिच थे, अमीर थे, फ्रॉम थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट से थे। ठीक है, जारी बात है, एक तो बिल्कुल अपर क्लास हो जाती है, ज़मींदार लोग, जागीरदार लोग, तो ये लोअर क्लास से थे, थर्ड स्टेट से, लेकिन बिल्कुल लोअर नहीं थे बल्कि रिच थे, क्योंकि कारोबारी बंदे थे, जिन्हें हम मिडिल क्लास बोलते हैं, आसान सा लफ्ज़ है। इसके अलावा डिसलाइक क्लर्जी एंड नोबिलिटी, बिलीव देयर पोजीशन इज़ ड्यू टू, ठीक है, तो जारी बात है थर्ड स्टेट से थे तो नोबिलिटी को, क्लर्जी को नापसंद करते थे। क्यों? क्योंकि समझदार थे, कारोबारी बंदा हमेशा समझदार होता है। इनका मानना था कि काम हम करते हैं, सारा कुछ तो हम करते हैं, जबकि मज़े ये करते हैं। तो अगर एक जागीरदार जागीरदार है, एक ज़मींदार ज़मींदार है, तो वो बेसिकली अपनी मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि वो हमारी मेहनत की वजह से है। एक किसान जो काम करता है उसकी मेहनत की वजह से एक ज़मींदार ज़मींदार है। और ये जो क्लर्जी है ये तो ऐश करते हैं, मतलब चर्च में बैठे बैठे रहते हैं, मज़हब का जो लिबादा है उसको ओढ़ के। तो बेसिकली ये जो राइज ऑफ बुर्जुआज थे, ये जो मिडिल क्लास थी, जब ये राइज होना शुरू, मतलब पहले तो बिल्कुल लोअर क्लास से थे, लेकिन जब इन्होंने राइज करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू कर दिया, तो मिडिल क्लास बन गई, तो इनमें शऊर आना शुरू हो गया। अब इनमें भी शऊर क्यों आया, ये वही बात यहाँ पर आ जाती है कि पॉलिटिकल पावर, इनमें ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी इसको गेन करें। तो ये इनमें कैसे ख्वाहिश पैदा हुई, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, बिल्कुल इससे आगे अगली स्लाइड में। इसके अलावा एस्पायर टू अटेन पॉलिटिकल इक्वलिटी, लिबर्टी, है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जारी बात है इनके पास भी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन इतनी नहीं कि जितनी नोबल्स के पास थी, तो इसी वजह से इन्हें मिडिल क्लास बोलते हैं। तो इनमें भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी पॉलिटिकल पावर को हासिल करें, हमारा भी आज़ादी का हक़ है, लिबर्टी का। तो ये सारी चीज़ें जब इनमें पैदा हुई तो ये एक वजह बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। इसके बाद आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट। अब ये एक और चीज़ है काजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अब जो मैंने पीछे एक दो पॉइंट धुए छोड़े हैं, ये उन्हीं को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये जो मैंने पीछे आपको बताया था कि ये पावर हासिल करना चाहते, और ये जो बुर्जुआज थे इनमें भी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी पॉलिटिकल पावर को हासिल करें। तो ये कैसे राइज़ ऑफ बुर्जुआज हुआ, पहले तो सिर्फ लोअर क्लास थी जिसमें किसान थे, वर्कर्स थे, तो ये बुर्जुआज कैसे पैदा हुए। तो इसकी एक बड़ी वजह आती है आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट। एक तो इंग्लैंड में, यूरोप में दौर है जिसे नशात सानिया बोलते हैं, रेनेसांस बोलते हैं। इसके बाद एक एनलाइटमेंट का दौर आता है कि रोशन ख्याली आप इसे कह सकते हैं, कि जिसमें बहुत पूरे यूरोप को इसने बदल के रख दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जॉन लॉक, रोसो, मोंटेस्क्यू इस जैसे थिंकर्स पैदा हुए जिन्होंने ट्रेडिशनल एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ मोनार्क इसको चैलेंज किया। इसके अलावा डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जिस तरह फ्रेंच की आप एग्जांपल ले लें,
या दूसरे भी इंग्लैंड के अंदर भी, बल्कि पहले सिस्टम ये था कि एक मोनार्क होता था और वही सब कुछ था, उसी ने सब कुछ करना है। अल्टीमेट अथॉरिटी जो सोवरेनिटी है वो मोनार्क के पास होती। तो ये जो थिंकर्स आए इन्होंने बुनियादी तौर पर बादशाह की इस पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया या इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, जिस तरह मैंने आपको फ्रेंच की एग्जांपल दी कि उसके अंदर सोशल सिस्टम में 3 क्लासेस थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट। तो ये जो थिंकर्स थे इन्होंने इस सोशल डिवीज़न को और बादशाह की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, उसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर दिया या लोगों में आइडियाज़ पैदा करना शुरू कर दिए। इसके अलावा इसी दौर में आइडियाज़ ऑफ रीज़न, स्केप्टिसिज्म, एम्पिरिसिज्म, पहले तो सिर्फ यह था कि चर्च जो कहती वही मान लिया जाता है, कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो फिर इस दौर में आइडियाज़ ऑफ रीज़न, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए, स्केप्टिसिज्म, शक करना शुरू कर दिया। एम्पिरिसिज्म कहते हैं कि ऐसा नॉलेज जो आपकी सेंसेस से आता है। हम जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, इस तरह 5 हैं। तो नॉलेज जो इन 5 सेंसेस से आएगा उसे हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो रिवलेशन होती है या जो नॉन फिज़िकल कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसे हम वही भी बोलते हैं, रिवलेशन, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। जो चीज़ आपका दिमाग रैशनली देखेगा, जो आप महसूस कर सकते हैं, फिज़िकली टच कर सकते हैं, वही नॉलेज है। तो ये बुनियादी तौर पर रीज़न का ही अल्टीमेट नतीजा था, ठीक है। तो एनलाइटमेंट के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गई। इसके अलावा आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन अपोजिशन टू एब्सोल्यूट मोनार्की, ये यहाँ पर वाज़ह हो गया कि पहले सिर्फ बादशाही था, तो अब लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया कि वो भी अब आज़ाद होंगे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने 3 थिंकर्स यहाँ पर लिखे हैं, इनके आइडियाज़ का खुलासा ये है कि जॉन लॉक, इसका कहना है कि अ लीडर में ओनली गवर्न इफ़ ही हैज़ द कंसेंट ऑफ दोज ही गवर्नड, ठीक है। तो पहले तो बादशाह होता, एक बादशाह के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, चाहे अवाम खुश है या खुश नहीं है। तो जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, बल्कि जो लीडर है वो तभी हुकूमत कर सकता है अगर वो लोग खुश हों जिन पर वो हुकूमत कर रहा है। इसके अलावा रोसो ने क्या कहा कि अगेंस्ट क्लास डिवीजन, सोवरेनिटी टू पीपल, के क्लास डिवीजन, ये पीछे वही फ्रेंच वाली बात हो गई है कि जो सोवरेनिटी है ये बिलोंग्स टू पीपल। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात है कि जो सोवरेनिटी टू पीपल, ये सबसे पहले कंसेप्ट रोसो ने दिया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह कादर मतलिक है। अमेरिका में लिखा है कि जो लोग हैं वो कादर मतलिक हैं, मतलब सोवरेनिटी लोगों के पास है। तो ये मतलब बादशाह के पास सोवरेनिटी नहीं है, एक बादशाह अकेला लीडर नहीं है, बल्कि जो सोवरन है, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो लोगों के पास है। ये आइडिया पहली दफ़ा रोसो ने दिया था। इसके अलावा मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये अलग-अलग स्फीयर में काम करनी चाहिए, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये जो 3 थिंकर्स थे इन्होंने इंतहाई ज़्यादा गहरा असर डाला फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, ना सिर्फ फ्रांस के अंदर बल्कि पूरे यूरोप के अंदर। तो फ्रेंच में जो कि बाकायदा तौर पर रेवोल्यूशन आ गई, तो इंटेलेक्चुअली लोगों को प्रिपेयर जिसने किया वो बेसिकली ये थिंकर्स थे। और ये एनलाइटमेंट का दौर था जिसमें रीज़न, स्केप्टिसिज्म और एम्पिरिसिज्म का अमल दखल है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रांस के अंदर जो बुर्जुआज थे, मिडिल क्लास एक पैदा होना शुरू हुई लोअर क्लास से, क्योंकि क्लर्जी भी मौज कर रही थी, नोबेलिटी भी मौज कर रही थी, तो लोअर क्लास ही पिस रही थी। तो वहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुए और उनमें एक मिडिल क्लास बनी, और उस मिडिल क्लास ने फिर बाद में पूरे फ्रांस की जो मोनार्की थी उसको चैलेंज करके ख़त्म कर दिया। इसके बाद आता है पार्लियामेंट्स ऑपोजिशन टू रिफॉर्म्स। यहाँ पर पार्लियामेंट्स पर आप गौर कीजिए कि ये PARLE है, ठीक है। तो आजकल की जो पार्लियामेंट होती है वो PRLI पार्लियामेंट है। तो असल लफ्ज़ पार्लियामेंट है जो फ्रेंच से ड्राइव किया गया। तो ये पार्लियामेंट बेसिकली फ़्रांस के अंदर क्या होती थी, प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। तो उस वक्त फ़्रांस के अंदर ये 13 प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील्स थी। आजकल की जो पार्लियामेंट होती है, जिस तरह बरतानिया में, पाकिस्तान या इंडिया में, तो इनमें लेजिस्लेशन होती है, आइन साजी होती है। जबकि फ़्रांस के अंदर जो ये पार्लियामेंट थी इसमें ये बेसिकली एक अदालत थी, कोर्ट ऑफ अपील थी, जहाँ पर आखिरी फ़ैसला सुनाया जाता। और इन पार्लियामेंट्स में सबसे बड़ी पार्लियामेंट पेरिस की थी। इनमें जो जज होता वो किंग अपॉइंट करता, और एक दफ़ा जो जज बन गया तो वो पूरे ख़ानदान, मतलब वो जज अगर मर गया तो उसका बेटा उसको इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का असूल भी था। इसके अलावा मेन रीज़न फॉर स्टेटस को फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन के ना आने की, रेवोल्यूशन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन किसी भी किस्म की रिफॉर्म के ना आने की बड़ी वजह ये पार्लियामेंट ही थी, क्योंकि इनके अंदर जो जज होता वो नोबल्स था, ठीक है, थर्ड स्टेट से, तो वो आ नहीं सकता।
तो नोबल्स जो मतलब आप जानते हैं कि जिस तरह ज़मींदार होते हैं, पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तब्दीली आए, ठीक है। अगर कोई भी स्टेटस को में तब्दीली आती है तो बुनियादी तौर पर उस ज़मींदार का, उस जागीरदार का जो स्टेटस है वो ख़राब होगा। अगर जो किसान है उसका बेटा पढ़ेगा तो फिर ज़मींदार को ज़मींदार या चौधरी को चौधरी कौन कहेगा। तो इसी वजह से जो नोबल्स होते हैं, जो अपर क्लास होती है, वो हमेशा चाहती है कि जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि कुछ भी अगर तब्दील होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नोबल्स बैठे हुए थे इन पार्लियामेंट्स के अंदर, तो जब भी कोई रिफॉर्म आती फ्रांस के अंदर तो वो यहाँ पर चैलेंज हो जाती और यहाँ पर वो उस चीज़ को रोक देते। तो ये पार्लियामेंट्स थी। तो पार्लियामेंट्स अपोजिशन टू रिफॉर्म्स, ये फिर अब ये इनडायरेक्टली वजह बन गई रेवोल्यूशन के आने का, क्योंकि जिस तरह पीछे एनलाइटमेंट का मैंने आपको बताया, लोग अब बदल चुके थे ज़हनी तौर पर, बिल्कुल लोअर क्लास के तो थे ही नहीं, अब वो बुर्जुआज थे, कारोबारी लोग थे। तो उन्होंने अपना एक माइंड बना रखा था। अ प्रपोजल टू रिफॉर्म टैक्स सिस्टम, ये बेसिकली एक अलग वजह है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने की, कि जब पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि फ़्रांस के अंदर जो माली हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो थर्ड स्टेट पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। तो फ़्रांस के अंदर ही कुछ प्रपोज़ल आना शुरू हुए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो प्रपोज़ल ये आए कि जो नोबेलिटी है इनसे भी कुछ ना कुछ टैक्स वसूल किया जाए, ताकि जो हालात हैं उनको ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो जब ये इस तरह के प्रपोजल आना शुरू हुए कि नोबेलिटी को भी टैक्स सिस्टम में इंक्लूड किया जाए टू ओवरकम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये जो पार्लियामेंट्स थी इनके अंदर ये केसेस गए, तो इन्होंने रेजिस्टेंस दी टू रॉयल अथॉरिटी। मतलब बादशाह ने कहा कि मतलब इनसे भी टैक्स लेना चाहिए, या कुछ प्रपोजल्स इस तरह के आए, तो पार्लियामेंट्स में रेजिस्टेंस हुई कि नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मतलब जब पार्लियामेंट्स के अंदर नोबेलिटी, मतलब उन पर ये आया कि वो अब फ्रांस के लिए कुछ करें, कुछ टैक्स दें, पैसा दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, जो थर्ड स्टेट वाले थे, बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि मायूसी पैदा हुई कि ये काम, मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का सोचा होगा। तो फिर वो उठ खड़े हुए मोनार्की के ख़िलाफ़, बादशाह के ख़िलाफ़, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का बायस बने। इसके अलावा बैड वेदर एंड हाई प्राइस ऑफ ब्रीड, ये सिंपल सी बात है कि उस वक़्त इत्तेफाक से ही जो कहत साली थी, ड्राट, वो भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रीड की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ज़ाहिर बात है बर्डन फिर थर्ड स्टेट पर ही है। तो एक ये भी वजह बन गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। फिर पॉलिटिकल काजेज़, ये बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं कि प्रपोजल टू अप्लाई टैक्स ऑन नोबिलिटी इस तरह के आ रहे थे, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया, तो ये एक पॉलिटिकल काज बन गया कि और थर्ड स्टेट में भी एक तरह की अवेयरनेस आना शुरू हो गई। तो ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का काज बना। इसके अलावा पार्लियामेंट्स क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो डिसअप्रूवल ऑफ नोबल्स, अब ये जो प्रपोजल आ रहे थे और नोबल्स जो इन पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने डिसअप्रूव करना शुरू किया कि नहीं, हम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज़ से ये भी पता चला कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ नोबल्स। अब किंग तो एब्सोल्यूट होता है, मोनार्क होता है, सोवरन होता है, वो जो कहेगा वही होना चाहिए। लेकिन अगर बादशाह की मर्ज़ी या नोबल्स की मर्ज़ी के मुताबिक हो तो फिर इसका मतलब ये है कि बादशाह स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब ये बातें मतलब लोगों के जहन में आती हैं तो फिर उनमें भी एक ख्वाहिश जन्म लेती है, एक टेम्पटेशन आती है कि वो भी किंग के ख़िलाफ़ बोल खड़े हों, क्योंकि किंग के पास वो पावर नहीं रही थी इस वक्त, क्योंकि किंग नोबल्स की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था। तो इसी तरह लोगों ने भी ये सोचा कि अब वो भी इसी बादशाह के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, और बाद में वही हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह से पैदा हुई। इसके बाद आता है रॉयल मिनिस्टर। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि पीछे जितने भी हमने काजेज़ की बात की है तो वो बेसिकली बाकायदा तौर पर काजेज़ नहीं है, लेकिन वो एक कंटेक्स्ट बनाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का, एक बेस बनाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बाकायदा तौर पर जो काज बना, मतलब काज एंड इफ़ेक्ट जिसे हम कह लें, तो वो यहाँ पर बात होने वाली है। पीछे वाली चीज़ें नहायत अहम है, लेकिन वो एक कंटेक्स्ट में आती हैं, एक बेस में आती हैं कि वजह है, लेकिन डायरेक्ट वजह नहीं है। डायरेक्ट वजह अब यहाँ से आती है। तो जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो रॉयल मिनिस्टर था, जो फाइनेंस का कंट्रोलर था, उसने बादशाह को मशवरा दिया कि नोबल्स की एक मीटिंग बुलाई जाए, ठीक है, जिसमें उनकी जो फिस्कल प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो टैक्स पे नहीं करते, तो उनको भी कहा जाए कि वो भी कुछ टैक्स पे करें, ताकि ये जो हालात हैं ये काबू इन पर पाया जा सके। तो इस चीज़ के लिए बादशाह ने, किंग लियो 16, उसने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स।
अब ये स्टेट जनरल क्या होती है, ये मैंने आपको पीछे बताया कि फ़्रांस के अंदर जो 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको स्टेट जनरल बोलते हैं तीनों को मिला के, और उस निज़ाम को एंशिएंट रिजिम बोलते थे। तो बादशाह ने इसकी मीटिंग बुलाई मई 5 1789 को, और इससे पहले जब ये तीनों क्लासेस इकट्ठी आपस में मिली थी वो 1614 था। तो यहाँ पर एक इंतहाई अहम चीज़ सामने आ जाती है कि लास्ट टाइम 1614 में मिले और अब जो मीटिंग है वो 1789 में होने वाली है। तो तकरीबन ये 150 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है कि जिसके बाद ये मीटिंग होने वाली है। तो अब ये जो पीछे हमने एनलाइटमेंट की बात की थी, तो ये अब यहाँ पर आ जाती है कि 1614 में जब लास्ट टाइम ये मिले थे, तब ये नीचे और भी कुछ बातें आ जाती हैं। तब में और 150 साल बाद जो एनलाइटमेंट का दौर गुजरा था उसमें बहुत ज़्यादा हालात बदल गए थे, और अब आप देखिए क्या होता है। इसके अलावा किंग्स इंडिसीजन मीटिंग सेपरेट और नोट, मतलब जब बादशाह ने ऐलान किया कि स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया जाए। अब लास्ट टाइम जब ये मिले थे 1614 में, उस वक्त ये तीनों क्लासेस अलग अलग मिली थी, मतलब तब स्टेटस को देखा जाता था। जो फर्स्ट स्टेट थी, सेकंड स्टेट थी, थर्ड स्टेट, इनकी अलग अलग मीटिंग्स हुई थी आपस में। अब जब 150 साल बाद एक दोबारा मीटिंग होने वाली है, तो अब बादशाह इन डिसीजन का शिकार था, वो परेशान था कि इस दफ़ा मीटिंग सेपरेट होनी चाहिए या इकट्ठी होनी चाहिए। इसके अलावा इनको शुरू में कहा गया, जब ये मई 5 6 1789 को पहुँचे, तो इनसे कहा गया कि ये अलहदा बैठे, अलहदा चैम्बर में, जिस तरह 1614 में बैठे थे। तो इस दफ़ा मतलब इन्होंने इनकार कर दिया। अब ये थी बुनियादी तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, असल वजह, असल काज या असल चीज़ जो उसमें थी। और ये किस वजह से थी? एनलाइटमेंट की वजह से, कि जो थर्ड स्टेट थी उसमें बुर्जुआज पैदा हुए, लोअर क्लास से पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग पैदा हुए, और उनकी डिग्निटी वो अब पैदा हुई। क्योंकि पहले तो सिर्फ लोअर क्लास थी, अपर और लोअर, और तीसरे क्लर्जी थे। लेकिन अब ये जो बीच वाला था, इन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं। पहले तो अलग-अलग हम बैठते थे, पहले स्टेटस को देखा जाता था, लेकिन अब जो स्ट्रेंथ है वो हमारी ज़्यादा है, लिहाजा अब हम अलग नहीं बैठेंगे, हमारा भी अपना एक स्टेटस है। इसके अलावा वो तभी पब्लिक डिबेट स्टार्ट हो गई कि वोट बाय हेड नोट बाय स्टेटस। अब जारी बात है 98% पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की, उन्होंने कहा हम अलग तो नहीं बैठेंगे, हमारा अपना एक स्टेटस है, लिहाजा अब की बात जो वोट है वो हेड मतलब काउंट होगा, ना कि स्टेटस के ज़रिए होगा। तो ये एक इंतहाई ज़्यादा अहम पॉइंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। इसके अलावा 17 जून कॉल दमसेल्व्स नेशनल असम्बली, ये सारे आपस में इकट्ठे हो गए। 5 मई को तो मीटिंग होनी थी जिसमें यह कहा गया कि आप अलहदा बैठेंगे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अब बादशाह डिसीजन का शिकार था, लिहाजा इन्होंने खुद ही आपस में पब्लिक डिबेट्स शुरू कर दी और ख़ुद ही मिलना शुरू कर दिया। और 17 जून को कुछ क्लर्जी से लोग और कुछ नोबिलिटी से लोग, उन्होंने इनको ज्वाइन किया और इन्होंने उसको मिला के एक नेशनल असम्बली बना दी। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा काज बन गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का, कि जब उन्होंने अलहदा बैठने से इनकार किया तो ख़ुद ही मिलना शुरू कर दिया, और फिर कुछ नोबिलिटी, कुछ क्लर्जी से लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया, जिनको मिला के इन्होंने नेशनल असम्बली बना दी। इसके अलावा 1789 में इलेक्शन भी हुए थे फ्रांस के अंदर। अब ये इलेक्शन वो नहीं थे कि जो डेमोक्रेसी के ज़रिए हों, इसमें भी अब बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में चले जाएंगे कि फ़्रांस के अंदर जो बंदा वोट कर सकता है, सिर्फ मेल फीमेल एक्सक्लूड थे, सिर्फ मेल वोट कर सकता है 25 ईयर, और इसके अलावा जो टैक्स पे करता है। तो इस तरह सिस्टम से जो तीनों स्टेट्स थी उनमें से कुछ लोग इलेक्ट हुए, जिसमें फ़र्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी से 208 303 इतने, सेकंड स्टेट नोबिलिटी से 282, और थर्ड स्टेट 646। ठीक है, तो ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग बादशाह ने बुलाई थी, इसमें थर्ड स्टेट में कितने डेलीगेट थे? 646 आलमोस्ट, और नोबिलिटी से 282, और फर्स्ट से 208 और 303। अब फर्स्ट और सेकंड को मिला भी दिया जाए तो फिर भी ये थर्ड स्टेट के इक्वल नहीं बनते। तो ज़ाहिर बात है इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इन्होंने कहा कि अलहदा नहीं बैठेंगे, अब हमारा स्टेटस है, अब वोट बाय हेड होगा, नोट बाय स्टेटस। ठीक है, तो ये जो एक सेल्फ अवेयरनेस थी, इंटेलेक्चुअल इनके जो डेवलपमेंट थी एनलाइटमेंट की वजह से या किसी भी वजह से, उन थिंकर्स की वजह से, तो इन सब ने एक बेस बना दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने का। अब ये सारे तो मैंने कोशिश की कि आपको काजेज़ बताऊं कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। ठीक है, इंशाल्लाह इससे आगे मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा कि क्या इवेंट्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर और किस तरह क्या रेवोल्यूशन थी बुनियादी तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी वजूहात पता चले होंगे कि इनकलाब फ्रांस क्यों आया। अब जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इनकलाब क्या था, मे बी आपको ये भी क्लियर ना हो कि इसका काजेज़ क्या थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।